बारिश में काली बहू की पहली रात। अरे आ गए आप? तो चलो, आ ही गए तो आपको सुंदर सी कहानी भी सुना देते हैं। आप तो सुंदर को जानते ही हो ना? अरे वो जो चमनपुर गांव में रहता है। अरे आप कैसे जानोगे उसे? आपने तो उसे देखा ही नहीं। तो चलो मिलवाते हैं आपको सुंदर से। ये है सुंदर, जो रहता है चमनपुर में, काम करता है दामनपुर में। सुंदर का केवल नाम ही सुंदर नहीं है, बल्कि ये दिखने में भी काफी सुंदर है। सुंदर अपने माता पिता कमलेश और मीनाक्षी के साथ एक बड़े से घर में रहता है। एक दिन सुंदर अपने दोस्त की शादी में जाता है। अरे दीपक, ये रोहन इतनी काली लड़के से शादी क्यों कर रहा है? इसकी दुल्हन तो कितनी काली है। हाँ भाई, तेरे जैसे सोच हर इंसान की नहीं होती कि शादी करेगा तो केवल गोरी लड़की से। अरे इंसान का रंग रूप मायने नहीं रखता, उसकी अच्छाई मायने रखती है। देख भाई, मुझे तो सपने भी हमेशा गोरी लड़कियों के ही आते हैं। मेरी शादी होगी तो केवल गोरी लड़की से ही होगी। अच्छा, मैं चलता हूँ। सुंदर का बचपन से सपना है कि वो शादी करेगा तो एक गोरी खूबसूरत लड़की से ही करेगा। 30 साल का ये लड़का सुंदर हमेशा सपनों की दुनिया में खोया रहता था। इसे सपने भी गोरी लड़कियों के ही आते थे। अब भैया, क्या सुंदर सच में किसी गोरी लड़की से शादी करेगा? अब तो ये आने वाला समय ही बताएगा। सुंदर अपने घर आता है, तभी उसका पिता कमलेश सुंदर को एक लड्डू खिलाता है। अरे पिताजी, ये लड्डू किस खुशी में खिला रहे हो मुझे? सुंदर बेटा, मुबारक हो, हमने तेरी शादी तय कर दी है। मेरी शादी? हाँ सुंदर बेटा, तुझे पता है तेरे पिताजी के एक दोस्त हैं दर्पण भाई, जो शहर में रहते हैं। वो ना कुछ काम से अपने गांव में आए हुए हैं। कल ही तेरे पिताजी की उनसे मुलाकात हुई, तभी तेरे पिताजी ने उनकी बेटी को देखा तो तेरे पिताजी को उनकी बेटी साक्षी इतनी पसंद आई कि इन्होंने तेरी शादी साक्षी के साथ तय कर दी। और 2 दिन बाद ही दर्पण भाई ये शादी करवाना चाहते हैं। लो जी, बता दिया मैंने सुंदर को। क्या क्या क्या? इतनी जल्दी? लड़की भी देख ली है आपने और मेरी शादी 2 दिन में तय भी कर दी है? ये सब कैसे माँ? और मुझे बताया भी नहीं आपने कि लड़की कौन है, कैसी है? बेटा, लड़की तो बिल्कुल चांद का टुकड़ा है, बिल्कुल अपने माता पिता की तरह संस्कारी है। साक्षी बिटिया, देखना वो तेरे जीवन में आकर 4 चांद लगा देगी। क्या? अच्छा, तो मुझे लड़की का फोटो तो दिखाइए, मैं भी तो देखूं आखिर ये साक्षी दिखती कैसी है। अब तो लड़की का फोटो देखकर क्या करेगा? 2 दिन बाद तो साक्षी हमेशा के लिए तेरे जीवन में आ जाएगी ना, फिर जिंदगी भर देखते रहना उसे। हाँ पिताजी, पर मेरी... बस अब बहुत हो गया। अब जो भी बात करेंगे वो शादी के बाद करेंगे। चलो जी, हमें शादी की बहुत तैयारी करनी है। सुंदर बेटा, तू जाकर अपने लिए शादी के कपड़े ले आ। पर माँ, मेरी... सुंदर अगर 1 नंबर है तो उसके माता पिता 10 नंबर हैं। मीनाक्षी और कमलेश सुंदर की बात सुने बिना ही वहां से चले जाते हैं। अब बेचारा सुंदर फंस गया बड़ी समस्या में। अब उसे तो ये भी नहीं पता कि जिस लड़की से उसकी शादी हो रही है वो दिखती कैसी है। अरे यार, ये क्या हो रहा है? ये माँ पिताजी ने पता नहीं किस लड़की से मेरी शादी तय कर दी है, और वो साक्षी दिखती कैसी है, गोरी है या काली है? अब क्या करूं? मुझे तो ये भी नहीं पता कि वो साक्षी रहती किधर है। यार, कहाँ फंस गया मैं? सुंदर बेचारा हो जाता है परेशान। फिर क्या था, सुंदर लगातार 2 दिनों तक अपने माता पिता से बार बार साक्षी के बारे में पूछता रहा, पर उसके माता पिता उसे कुछ बताते ही नहीं थे। देखते ही देखते 2 दिन बाद सुंदर की शादी साक्षी से हो जाती है। अब साक्षी तो एक संस्कारी लड़की है, इसीलिए उसने शादी में डाल रखा था अपने ऊपर बड़ा सा घूंघट। अब घूंघट के कारण सुंदर साक्षी का चेहरा देख ही नहीं पा रहा था। रात का समय, शादी करके सुंदर साक्षी को अपने घर ले आता है, तब भी साक्षी घूंघट में ही थी। अरे यार, ये साक्षी तो अपने सिर से घूंघटा हटा ही नहीं रही है। इसका चेहरा तो देखूं एक बार कि ये दिखती कैसी है। साक्षी बहू, रात बहुत हो गई, तुम अपने कमरे में जाकर आराम करो। जी माँ जी। मीनाक्षी, तुम बहू को उसके कमरे में ले जाओ, मुझे सुंदर के साथ कुछ हिसाब किताब करना है। सुंदर, चल मेरे कमरे में आ बेटा। मीनाक्षी साक्षी को लेकर सुंदर के कमरे में जाती है और कमलेश सुंदर को लेकर अपने साथ अपने कमरे में जाने लगता है। अरे यार, ये तो बागवान पिक्चर के जैसा सीन हो गया। अरे मुझे अपनी दुल्हन का चेहरा तो देखने दो कि वो दिखती कैसी है।
बड़ा मुश्किल है भाई ये तो। अब पता नहीं सुंदर कब अपनी पत्नी साक्षी का चेहरा देख पाएगा। कमलेश करीब 2 घंटे तक सुंदर को साथ अपने कमरे में हिसाब किताब करता है। अब बेचारा सुंदर तो यही सोच रहा था कि उसकी पत्नी साक्षी दिखती कैसी है। करीब 2 घंटे बाद सुंदर अपने पिता के कमरे से बाहर आता है और दौड़ता हुआ अपने कमरे से भागता है। कमरे में साक्षी दुल्हन की ड्रेस में घूंघट ओढ़े बेड पर बैठी हुई थी। सुंदर जैसे ही कमरे में कदम रखता है तभी अचानक बाहर तूफानी बारिश शुरू हो जाती है। इस बारिश को भी अभी आना था। चलो जल्दी से साक्षी का चेहरा देख लेता हूँ। सुंदर तेजी से साक्षी के पास आता है और बेड पर बैठकर साक्षी का घूंघट अपने हाथों से उठाने लगता है। जैसे ही घूंघट ऊपर होने लगता है कि तभी घर की लाइट चली जाती है और पूरे कमरे में अंधेरा हो जाता है। सुंदर साक्षी का चेहरा देख ही नहीं पाया। अरे यार, इस लाइट को भी अभी जाना था। साक्षी, मैं टॉर्च लेकर आता हूँ। सुंदर अपनी अलमारी के पास आता है और टॉर्च देखने लगता है। चलो मैं भी घूंघट निकाल देती हूँ और दरवाजा भी बंद कर देती हूँ। साक्षी घूंघट ऊपर करके दरवाजे के पास आने लगती है, पर अंधेरे के कारण कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा था। तभी साक्षी सीधे जाकर सुंदर से टकरा जाती है और दोनों एक दूसरे के ऊपर गिर जाते हैं। नीचे गिरते ही लाइट आ जाती है और सुंदर के सामने साक्षी का चेहरा था। साक्षी के चेहरे को देखकर सुंदर की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। साक्षी दिखने में बहुत ही काली सांवली थी। साक्षी का काला रंग देखकर बेचारे सुंदर के सारे सपने ही बनकर रह गए थे। अरे आपको कहीं लगी तो नहीं ना? लगी? अरे ऐसी जगह लगी कि बता नहीं सकता। साक्षी, तुम इतनी काली हो। दोनों उठकर खड़े हो जाते हैं। ये क्या? मुझे लगा साक्षी तुम बहुत गोरी खूबसूरत होगी, पर तुम तो कितनी काली हो। इसका मतलब मेरी शादी एक काली लड़की से हो गई। जी ये क्या बोल रहे हैं आप? मेरे साथ धोखा किया है तुम सबने। मैं तुम जैसी काली लड़की को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं कर सकता। निकल जाओ मेरे कमरे से बाहर। फिर क्या था? सुंदर साक्षी का हाथ पकड़ता है और उसे अपने कमरे और घर से बाहर निकाल देता है। साक्षी बेचारी शादी के पहले ही दिन घर के बाहर बारिश में पानी में भीगती सड़क पर खड़ी थी। सुंदर ने मुझे घर से क्यों निकाल दिया? ये मेरे काले रंग को देखकर मुझसे इतनी नफरत क्यों कर रहे हैं? सुंदर, मेरी बात सुनिए ना। सुंदर। सुंदर साक्षी की एक नहीं सुनता और अपने कमरे में चला जाता है। साक्षी बेचारी पूरी रात बरसात के पानी में भीगती सड़क पर खड़ी रही। रात भर पानी में रहने की वजह से साक्षी इतनी बीमार हो जाती है कि वो वहीं सड़क पर बेहोश हो जाती है। अगले दिन सवेरे मीनाक्षी और कमलेश जब साक्षी को बाहर सड़क पर पड़ा देखते हैं तो उनके होश उड़ जाते हैं। तभी आस पड़ोस वाले वहां जमा हो जाते हैं। ये क्या मीनाक्षी बहन, आपने शादी के पहले दिन ही अपनी बहू को घर से धक्के देकर बाहर निकाल दिया। बेचारी साक्षी बहू पूरी रात पानी में भीगती रही। अरे कोई अपनी बहू के साथ ऐसा करता है क्या? अरे नहीं शीला बहन। मीनाक्षी बहन, आप जैसे लोगों को तो पुलिस के हवाले कर देना चाहिए। अरे आप लोग अपनी बहू के साथ शादी के पहले ही दिन ऐसा अत्याचार कर रहे हैं। साक्षी बहू को कितना बुखार आ गया। बेचारी पूरी रात बारिश में पानी में भीगती रही। फिर क्या था, मोहल्ले के सभी लोग कमलेश, मीनाक्षी और सुंदर को खूब खरी खोटी सुनाते हैं। तीनों पूरे मोहल्ले में बदनाम हो चुके थे। हर कोई उन्हें बुरा भला कह रहा था। अरे बाप रे, अगर साक्षी ने बता दिया कि मैंने ही उसे घर से बाहर निकाला था तो ये सब तो मुझे पुलिस के हवाले कर देंगे। अब क्या करूं? अरे नहीं नहीं, आप सब माँ जी, ससुर जी और सुंदर को कुछ मत कहिए। वो क्या है ना, मुझे ही बचपन से बारिश में पानी में भीगने का बहुत शौक है। कल रात में मैं ही बरसात के पानी में घर से बाहर आई थी। इन लोगों को तो पता भी नहीं था कि मैं कब बाहर आई और पानी में भीगने से मुझे चक्कर आ गया और मैं यहीं बेहोश हो गई। ये सुनकर सुंदर की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो सबके सामने साक्षी को गले लगाकर रोने लगता है। उसके बाद सुंदर साक्षी की अच्छाई देखकर साक्षी के साथ एक हंसता खेलता जीवन बसर करने लगता है। उस गरीब माँ का नाम जमुना है। जमुना की जिंदगी बहुत ही गरीबी से भरी हुई है। दिन भर दिहाड़ी मजदूरी करके बदले में जो 100-200 रुपए मिलते उसे वह अपनी 5 बेटियों का पेट पालती। सभी मजदूरों के बीच जमुना भी काम कर रही होती है। तभी शाम ढलते ही ठेकेदार कहता है,
अरे चलो चलो चलो, जल्दी से सब लाइन में लग जाओ। ये ले छुट्टन, तेरी दिहाड़ी के 200 रुपए। और ये ले तू ललित, आज तू आधे दिन के बाद आया इसीलिए तेरे बनते हैं सिर्फ 100 रुपए। ये ले जमुना बहन, आज तुमने सबसे ज्यादा मेहनत की है इसलिए तुम्हारी दिहाड़ी 400 रुपए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया भाई साहब। पैसे लेकर जमुना जल्दी जल्दी घर की तरफ जाते हुए कहती है, आज 200 रुपए ज्यादा मिले हैं, एक काम करती हूँ, अपनी बेटियों के लिए कुछ अच्छा खाना बना दूंगी। मगर मॉनसून का मौसम शुरू होने वाला है, मुझे बहुत ही सोच समझकर हिसाब से पैसे खर्च करने होंगे। जमुना ये अच्छे से जानती है कि बारिश के मौसम में हर बार ठेके मजदूरी का काम ठप पड़ जाता है। अगर उसने पैसे जोड़ना शुरू नहीं किया तो बरसात के मौसम में उसकी 5 बेटियां दाल रोटी के लिए मोहताज हो जाएंगी। इसलिए वह बनिए की दुकान से थोड़े दाल चावल लेकर घर पहुंचती है, जहां उसकी 4 बेटियां पूजा, सपना, रेनू, आशा 6 महीने की मुनिया को चुप करा रही होती हैं। आशा दीदी देखो, माँ आ गई। माँ तुम कहाँ रह गई थी? आज आने में इतनी देर क्यों लगा दी? पता है मुनिया कब से दूध के लिए रोए जा रही है। आशा बेटी ला दे, मुनिया को मुझे दे। ये लो माँ। अपनी गरीब माँ की गोद में आते ही नन्ही सी मुनिया चुप हो जाती है। जमुना जल्दी से उसे दूध पिलाने लगती है। तभी 5 साल की पूजा अपनी माँ को भूख भरी नजरों से देखते हुए कहती है, माँ बहुत भूख लगी है, जल्दी से कुछ खाना बना दो। ठीक है मेरी प्यारी बिटिया, अपनी माँ को थोड़ी देर दे, मैं जल्दी से तुम सबके लिए दाल भात बना देती हूँ। दाल चावल का नाम सुनते ही 7 साल की सपना चिढ़कर कहती है, माँ तुम रोज रोज ये गरीबों वाला दाल चावल ही क्यों बनाती हो? देखो ना माँ, आज बाहर बारिश का मौसम हो रहा है, हमारे लिए प्याज के पकौड़े डालकर कढ़ी चावल बना दो ना माँ। सपना को इस तरह से जिद करता देखकर आशा उसे समझाती है, सपना हम लोग गरीब हैं और माँ के पास इतने पैसे नहीं है कि वो हमारे लिए कढ़ी चावल खिलाए। तुम्हें पता है हम 5 बहनों का पेट भरने के लिए हमारी माँ भूखी प्यासी रहकर दिन भर कितनी मेहनत करती है, तब जाकर हमें ये दाल चावल मिलते हैं। आशा की समझदारी भरी बातें सुनकर रेनू, पूजा, सपना खुशी से दाल चावल खा लेती हैं। अगली सुबह जमुना काम पर जाने के लिए जैसे ही घर से निकलने वाली होती है तभी बहुत जोरों की बारिश शुरू हो जाती है। हे भगवान, इस बारिश को भी अभी शुरू होना था, अब मैं काम पर कैसे जाऊंगी? माँ थोड़ी देर इंतजार कर लो, जब बारिश रुक जाएगी तब चली जाना। रेनू की बात मानकर जमुना घर के दरवाजे पर खड़ी होकर बारिश बंद होने का इंतजार करने लगती है, मगर बारिश और भी जोरों से होने लगती है और पूरा दिन बीत जाता है। हे भगवान, एक सुबह से ये बारिश हो रही है और अब तो शाम भी ढल गई है, मगर ये बारिश बंद होने का नाम नहीं ले रही। सारा दिन इंतजार के बाद जमुना खाना बनाकर अपनी बेटियों को खिला देती है और अब बरसात को देखकर बचाए हुए पैसे से अपनी बेटियों को खिलाने के लिए राशन पानी ले आती है। मगर बरसात होते 5 दिन हो जाते हैं, जिससे घर का राशन और पैसा दोनों खत्म हो चुका था। क्या बनाऊं खाने में? जो राशन पानी था वो तो खत्म हो गया और मेरे पास 1 रुपया भी नहीं है। अब मैं अपनी बेटियों को क्या खिलाऊंगी? ये बरसात का कहर हम गरीबों पर ही क्यों टूटता है? पैसों की तंगी और गरीब जिंदगी को सोचकर जमुना फूट फूट कर रोने लगती है। तभी बरसात के कारण घर की कच्ची छत भी अब जगह जगह से टपकने लगती है। माँ देखो, बरसात के कारण घर की छत भी टपकने लगी, अब हम कहाँ सोएंगे? जमुना जल्दी से उस जगह पर एक बर्तन लगा देती है, मगर बरसात के साथ तेज तूफान भी शुरू हो जाता है, जिससे घर का आधा हिस्सा ढह जाता है। माँ बारिश के कारण हमारा घर भी टूट गया और खाना बनाने वाला चूल्हा भी टूट गया, अब क्या हम सभी बरसात में ही मर जाएंगे? पूजा के इस मासूम से सवाल पर उसकी गरीब माँ डबडबाई आंखों से उसे देखकर कहती है, नहीं मेरी बच्ची, जब तक तुम्हारी माँ जिंदा है तो वो तुम्हें कुछ नहीं होने देगी, मैं कुछ करती हूँ। जमुना अपनी 5 बेटियों को लेकर घर के कोने में ले जाकर बैठ जाती है। ऐसे ही 2 दिन बीत जाते हैं। मैं अपनी 5 बेटियों को इस तरह से भूखी प्यासी नहीं देख सकती। आशा, अपनी 4 बहनों का ख्याल रखना, मैं तुम सबके लिए कुछ खाने को लेकर आती हूँ। अपनी 5 बेटियों की भूख मिटाने के लिए वो गरीब लाचार माँ भूखी प्यास भरी बरसात में भीगते ढिठुरते हुए कीचड़ और गंदगी में इधर से उधर भटकती है। तभी वहाँ कुछ दूर एक नदी पर आती है, जहाँ बरसात के पानी से बहुत सारे साग उगे हुए होते हैं। इस वक्त मेरे पास कोई भी काम नहीं है, क्यों ना मैं बाजार में जाकर ये साग बेचूं। इस वक्त मुझे अपनी बच्चियों की भूख मिटाने, उन्हें बरसात के कहर से बचाने के लिए ये करना ही होगा। एक माँ की जगह इस दुनिया में कहाँ कोई ले पाता है। अपनी बेटियों को बरसात के कहर से बचाने के लिए गरीब जमुना अपनी जिंदगी को जोखिम में डालकर गहरे पानी में उतरकर साग तोड़कर उन्हें बाजार में बेचने जाती है। साग ले लो, साग, ताजे हरे साग ले जाओ बाबूजी, 20 रुपए किलो, ताजे ताजे हरे हरे साग। कुछ देर में बाजार में आए ग्राहक गरीब जमुना से सारे साग खरीद कर बदले में उसे 50 रुपए देता है।
जिसे जमुना अपनी बेटियों के लिए डबल रोटी खरीद कर घर आने लगती है, तभी जोर जोर से बिजली कड़कने लगती है और आंधी तूफान के कारण बिजली के पोल गिरने लगते हैं, पेड़ पौधे भी टूट कर गिरने लगते हैं और एक अनाउंसमेंट होती है। सुनिए सुनिए सुनिए, बारिश की रफ्तार बहुत ही तेजी से इधर गांव की तरफ बाढ़ बनकर आ रही है, अपनी अपनी जान बचाकर भागो। मेरी बच्चियां, मुझे जल्दी से जल्दी घर पहुंचना होगा। जमुना आंखों में आंसू लिए घर जाने लगती है, मगर बरसात के बढ़ रहे पानी के कारण जमीन में गड़े कांच पत्थर उस गरीब माँ के पैरों को छलनी कर देते हैं। जमुना घर आती है जहाँ बारिश का पानी उसके टूटे हुए घर में तेजी से बढ़ रहा होता है और उसकी बेटियों का आधा शरीर बारिश के पानी में डूबा हुआ होता है। माँ, तुम कहाँ रह गई थी? अगर तुम कुछ देर के लिए और नहीं आती तो हम सभी इस बरसात में ही डूब जाते। आशा बेटी, मेरी बात ध्यान से सुन। तू अपनी बहन रेनू और सपना का हाथ पकड़ ले। पूजा बेटी, तू मेरी पीठ पर आ जा। हमारा ये घर किसी भी वक्त ढह जाएगा, हमें यहाँ से निकलना होगा। पूजा अपनी माँ की पीठ पर आ जाती है और जमुना एक टोकरी में अपनी बिटिया मुनिया को रख लेती है और उसे ढक कर सर पर उठा लेती है और सभी एक कतार में बरसात के उस कहर में फूंक फूंक कर बाहर की ओर कदम बढ़ाते हैं। माँ, मुझे बहुत ही ज्यादा डर लग रहा है, हम मर तो नहीं जाएंगे? नहीं रेनू, हमें डरना नहीं है, बल्कि हिम्मत से काम लेना है। बरसात के उस कहर में कभी बिजली गड़गड़ाती तो कभी बड़े बड़े ओले बरसते हुए गरीब जमुना और उसकी बेटियों के शरीर पर गिर रहे थे और कई दिनों की भूखी प्यासी होने के कारण सपना को चक्कर आ जाता है और उसका हाथ आशा के हाथ से छूट जाता है और वो बहने लगती है। माँ, मुझे बचाओ, बचाओ माँ। सपना, मेरी बच्ची। जमुना अपनी बेटी को बचाना चाहती थी, मगर बरसात का कहर जाने सपना को अपने साथ कहाँ डुबो ले गई। बरसात का पानी अब जमुना की बेटियों की गर्दन तक आ पहुंचा। तभी सुरक्षा कर्मियों की नाव मदद के लिए वहां आ पहुंची और जमुना और उसके चारों बेटियों को बचाकर एक सुरक्षित स्थान पर लेकर आ गई, जहां उन सभी को खाने को दिया गया। मगर उस गरीब माँ की आंखें अभी भी सिर्फ सपना को खोज रही थी। तभी अचानक सर पर पट्टी बंधी हुई एक लड़की हाथों में डबल रोटी लिए उसके पास आती है, जो कोई और नहीं बल्कि सपना थी। माँ, सपना, मेरी बेटी तू जिंदा है। मुझे तो लगा था कि इस बरसात के कहर में मैंने तुझे हमेशा के लिए खो दिया। भगवान का लाख लाख शुक्र है जो तू ठीक है। ये कहकर जमुना सपना को गले से लगा लेती है और कई दिनों तक जमुना अपनी 5 बेटियों के साथ वहीं रहती है। बरसात का कहर उस गरीब माँ और उसकी 5 बेटियों से उसका घर बार सब छीन लेता है, मगर जमुना की आंखों में तसल्ली थी कि उसकी 5 बेटियां उसकी आंखों के सामने थीं।